अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। दैट मीन्स एक जीन की इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल ने सिर्फ एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को मेन लेकर स्टडी प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, अगेन नोट्स की हेल्प से हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, क्रॉस, ट्रू ब्रीडिंग, टॉल वेराइटी एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्रॉप। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने हाइट कैरेक्टर लिया। ठीक है, क्या कैरेक्टर लिया, प्लांट की हाइट। ठीक है, तो क्या कराया उन्होंने, क्रॉस कराया, टॉल एंड ड्रॉप। ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग हमने पीछे इसके बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ट्रू ब्रीडिंग था सिंपल सा, जब सेम कैरेक्टर को लेकर ही सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, कोई भी बेस्ट इंडिविजुअल लिया और उसका अपनी ही स्पीशीज़ में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, जो हमें 8-10 जनरेशन बाद एक प्लांट मिलेगा, तो उसको हम ट्रू लाइन ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये टॉल होमोजाइगस, ये ड्रॉप होमोजाइगस, क्रॉस कराया। ठीक, मेंडल कलेक्टेड द सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू दैम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड फेलल, प्रोजनी और एप्पल। अब ये क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने क्या किया, इसके सीड्स को ग्रो कराया और फिर उन सीड्स से आगे की अपना रिसर्च को प्रोसीड किया। और यहाँ पर जो हमें प्लांट मिला, इन दोनों को क्या बोला हमने, पेरेंट जनरेशन। इनसे जो सीड मिले उन्हें जब हमने ग्रो कराया, तो जो हमें प्लांट मिले उन्हें हमने बोला प्रोजनी, एप्पल। ठीक है, हमने बोला ऑफस्प्रिंग। तो हमने उसको जनरेशन फर्स्ट काउंट किया और उसको हमने F1 बोला, फेलल, प्रोजनी और F1। अब यहाँ हम देखेंगे हाइब्रिड जनरेशन, प्रोजनी बाय द क्रॉस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था, जब हमें हाइब्रिड जनरेशन की हम बात करते हैं तो अपनी अपनी स्पीशीज़ के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे और वो अपनी स्पीशीज़ के बेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, बेस्ट प्लांट होते हैं, मीन्स हेल्दी प्लांट्स, डिजीज़ फ्री प्लांट्स को हम लेंगे और जब हम उनको क्रॉस कराएंगे तो जो हमें जनरेशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड। F1 प्रोजनी, रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। तो यहाँ हमने देखा ये पेरेंट्स और इनसे जो हमें प्लांट मिला उसे हमने प्रोजनी बोला और F1 जनरेशन बोला। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स। ठीक है, बोथ ड्रॉप एंड टॉल प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड। अब मेंडल ने क्या किया, जो टॉल प्लांट थे, F1 जनरेशन, यहाँ पर इन दोनों के क्रॉस से जो जनरेशन मिली उसे हमने F1 बोला और उन्होंने क्या कराया, उसको क्रॉस कराया, सिर्फ टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ड्रॉप एंड टॉल दोनों ही मिले। ठीक है, ऑफस्प्रिंग ऑफ सेकेंड जनरेशन टर्म्ड एज F2, इनसे जो मिली F1 और इससे जो मिली F2। ठीक है, रेशो ऑफ टॉल प्लांट्स आर 3:4 एंड शॉर्ट 1:4। तो जो फर्स्ट जनरेशन में थी उसमें तो सारे के सारे टॉल मिले हमें, जैसे 4 प्लांट्स लिए तो 4 के 4 क्या थे, टॉल थे। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन को देखा तो हमें 3:1 का रेशो मिला, मीन्स 4 पौधे थे जिनमें से 3 तो हुए टॉल और एक क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। द contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 stage। तो कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ, इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हुए, शो हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके क्रॉस को एक बार देखेंगे। टॉल पेरेंट जनरेशन, तो यहाँ हमें क्या मिला, F1 जनरेशन, सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। अब इन्हीं टॉल प्लांट को जब हमने सेल्फिंग कराया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 3 टॉल एंड 1 वॉज ड्रॉप। ठीक है, इस तरह का हमें रेशो प्रोवाइड हुआ। क्लास 10th में भी हमने इस तरह का रेशो बनाया था, थोड़ा सा आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा। Some agent was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation called factor, and now these factors called genes। तो जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एज इट इज़
एक जनरेशन से दूसरी में चले गए, पेरेंट्स से उनके बच्चों में चले गए, तो उनको हमने नाम दिया फैक्टर बोला उन ट्रेड्स को। और आज के टाइम में हम उन ट्रेड्स को क्या बोलते हैं, जीन्स कहते हैं ना, हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले, तो वो कैरेक्टर जो एज इट इज़ फॉरवर्ड हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जीन्स, अब जीन्स क्या है, जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट है, मतलब इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो जीन्स की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनहेरिटेंस पूरी तरह बेस्ड है किसके ऊपर, जीन्स के ऊपर, ठीक है। कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इन एन ऑर्गेनिज्म, और क्या कैरी करता है, जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाके एक्सप्रेस होती है। अब एलिल्स की बात करें तो एलिल्स हमें पता है पेयर की फॉर्म में हम ट्रेड्स को लिखते हैं, उन्हें एलिल्स कहते हैं। अगर सेम कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है तो हेट्रोजाइगस, और अगर सेम है तो होमोजाइगस बोलेंगे। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जीन्स विच code for a pair of contrasting trait or alternative form of character known as allele or allelomorph। allele short form है और full form क्या होती है, allelomorph। phenotype outer morphological character एंड जीनोटाइप क्या होंगे, जेनेटिकल कॉम्पोजिशन कैरेक्टर। फिनोटाइप वो कैरेक्टर जो दिखते हैं, जैसे आप गोरे हैं या आप सांवले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, तो ये कैरेक्टर हम देख पाएंगे, तो ये हमें मिले तो हमारे पेरेंट्स से ही हैं। तो जो विजिबल होते हैं कैरेक्टर्स उन्हें हम बोलेंगे फिनोटिपिक कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो हमारे जेनेटिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक, तो ये कैसे है, हमारे जीनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। या कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया, तो वो भी क्या होगा, हमारा जीनोटिपिक, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन। इसके बाद फिर हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो मेंडल ने अपने वन जीन इनहेरिटेंस के अंदर लॉज दिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स दिए जेनेटिक्स के। कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन द टॉल एंड ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो टॉल प्लांट ने और ड्रॉप प्लांट ने गैमेट प्रोड्यूस किया, और हमें अच्छे से पता है गैमेट का जो प्रोडक्शन है वो मियोसिस के थ्रू होता है। टू टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस सोमेटिक सेल में होगा और मियोसिस हमारा गैमेट्स में होता है। द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो जो पेयर था एलील का, टी पीछे देखा ना हमने, स्मॉल टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। इट मीन्स मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू 1/2। अब इसमें क्या होगा, जो पेयर में थे जीन्स वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो सेपरेट होकर कहाँ चले जाएंगे, जो गैमेट बन रहा है। इस तरह से गैमेट क्या करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, ठीक। द सेग्रेशन ऑफ एलील्स इज a random process and so there 50% chance of gamete to containing either allele। अब ये एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि स्मॉल टी कैपिटल टी है तो दोनों ही जाएंगे, हो सकता है कैपिटल टी चला जाए, स्मॉल टी ना जाए। तो इस तरह से क्या एक रैंडम प्रोसेस है, तो 50% चांस होते हैं जो एलिल्स हैं उनके उस गैमेट में जाने के, कोई सा भी जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद एक टर्म आती है हमारी पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की कि क्या रिजल्ट हो सकता है, क्रॉस करा के हम आइडिया लगाएंगे, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ देखेंगे डेवलप्ड बाय रिंगलैंड सी पुनेट, RC पुनेट साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया। Graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in genetic cross। तो एक क्रॉस बनाते हैं जिसके थ्रू प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं कि कितनी ज़्यादा हो सकती है, कि क्या कैसे एक जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकते हैं उसके पेरेंट्स। सिर्फ ये एक अजम्पशन है, 100% श्योर हो ये
गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमें काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाते हैं। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 sides, यूजुअली वन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। एक टॉप रो होगी और एक हमारा लेफ्ट कॉलम होगा। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स below the squares which generates a square output form। तो एक बॉक्स की फॉर्म में हम इसको पूरा बनाते, एक चेकर बॉक्स बनेगा और उसमें हम अपना जो ट्रेड्स हैं उन्हें लिखेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे। अब बात करते हैं नई टर्म की, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? सिंपल, डोमिनेंट phenotype is crossed with recessive parent instead of self pollination। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक एग्जाम्पल में कॉमनली टॉल वाला ही आपको बता देती हूँ कि जब हमने पेरेंट जनरेशन लिया तो उसमें हमने एक ड्रॉप प्लांट लिया था और एक हमने टॉल लिया था, उनका क्रॉस कराया, उसके बाद हमारे पास सारे प्लांट टॉल आए, ठीक, तो डोमिनेटिव आए। अब उसी डोमिनेटिव प्लांट का अगर हम पेरेंट ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे होमोजाइगस हमने रिसेसिव लिया था दोनों, ठीक, तो ये पेरेंट हो गए होमोजाइगस रिसेसिव। दो कंडीशन यहाँ लेंगे, एक कंडीशन में एक्चुअली हम जब डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग ले रहे हैं तो हमें फिनोटिपिक तो पता है कि भाई टॉल है या वाइट है, वॉयलेट है, क्या है कलर उसका वो, या हाइट, लेकिन हमें जीनोटिपिक नहीं पता होता। तो हमने क्या सोचा, हमने ऐसा सोचकर कंडीशन लिया दो कि एक जीनोटिपिक तो है कि प्योरली टॉल है और एक क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक देखो, देखा ना यहाँ पे है, तो ये कैसा है, ये वॉयलेट है, कलर फ्लावर कलर को लेकर किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया, सैम्पल ए में क्या है, सारे फ्लावर कैसे आए, वॉयलेट आए, और सैम्पल बी में क्या आया, हाफ वॉयलेट एंड हाफ वाइट आए, ठीक। और यहाँ पर क्या जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सैम्पल ए का सारे फ्लावर कैसे होंगे, वाइट, और सैम्पल बी में क्या होगा, 2:2 एंड 1:1। और क्या इंटरप्रिटेशन निकली, सैम्पल ए अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड सैम्पल बी अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। इस एग्जाम्पल को एक बार हम एनसीईआरटी की हेल्प से भी देखते हैं। देखो, अगर हम अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं तो यहाँ भी सेम एग्जाम्पल गिवन है, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, लेकिन कंडीशन दो अप्लाई करी। ये जो हमने ऑफस्प्रिंग वाले प्लांट लिए, ये हमने दो कंडीशन के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फ्लावर कलर का ले रहे हैं, वाइट एंड वॉयलेट, ठीक। तो वाइट क्या था, हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था, तो पेरेंट हमने यहाँ पर रख लिया स्मॉल w। अब यहाँ देखेंगे एक कंडीशन क्या है, प्योर वॉयलेट है, W कैपिटल है, और एक क्या है, हेट्रोजाइगस है तो वॉयलेट लेकिन हेट्रोजाइगस, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट भी है और रेसेसिव भी है, स्मॉल w कैपिटल W। अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो एक सैंपल में सारे फ्लावर आएंगे वॉयलेट और एक सैंपल में 50-50 हमें दिखेंगे, 2 वॉयलेट एंड 2 पर्पल। तो जो शो कर रहे हैं कि ये वाला सैंपल तो कैसा है, हेट्रोजाइगस, और ये सैंपल कैसा था, प्योरली होमोजाइगस, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हमें जीनोटिपिक नहीं पता होता, हम देख के सिर्फ फिनोटिपिक का आइडिया लगा सकते हैं, जीनोटिपिक का आइडिया हम नहीं लगा सकते। वापस अपने नोट्स पर आते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होगा, डोमिनेंट फिनोटिपिक है जिसका हमने क्रॉस कराया दोनों पेरेंट्स के साथ अलग अलग, डोमिनेंट के साथ भी और रेसेसिव के साथ भी, ठीक। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें डिस्कस करनी है, और जो हमने डिस्कस करी। अब देखते हैं मेंडल का वर्क। मेंडल्स वर्क एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाज पब्लिश्ड इन 4th वॉल्यूम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1886। तब मेंडल का ये वर्क क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंपल हमने एक ही ट्रेट को लेकर क्रॉस कराया है। मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमें ध्यान रखना है जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं या लॉ ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये दोनों लॉज आएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों को उसमें क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा।
ठीक, तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमारा पेरेंट जनरेशन को हमने क्रॉस कराया, उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई उसके बारे में लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है F1 के बारे में। ठीक, और इन दोनों लॉज को हम एक ही क्रॉस से समझ सकते हैं। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। हर एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है, जिसे हम पहले फैक्टर बोलते थे, अब हम उसको जीन बोलते हैं। फैक्टर अकर्स इन पेयर, पेयर में मिलेंगे। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस की, टीटी ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस and factor that does not show or unable to express itself known as recessive। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पेयर है, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इसमें से एक ही खुद को एक्सप्रेस करेगा फर्स्ट जनरेशन में। बार बार ध्यान रखना है, यहाँ हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, और सेकंड की भी बात करेंगे लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ठीक है, तो जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, हिडन रहेगा, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। व्हेन टू एलील्स ऑफ एन इनहेरिटेड पेयर इज हेट्रोजाइगस, देन द एलील्स दैट एक्सप्रेस्ड इज dominant, whereas allele that is not expressed is recessive। हेट्रोजाइगस अगर हम लेते हैं मीन्स हेट्रोजाइगस कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जब एक साथ रहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, बार बार हाइट का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजी है और स्टार्टिंग से हम इसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, अनेबल है एक्सप्रेस करने में खुद को, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन the expressions of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and expressions both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2। तो हमें अच्छे से पता है कि जब से सबसे पहले पेरेंट जनरेशन क्रॉस कराया, सारे टॉल आए, फिर जब जो प्लांट आए F1 जनरेशन, उनकी जो हमने सेल्फ क्रॉसिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमें 3 प्लांट तो मिले टॉल, और एक मिला हमें ड्रॉप। तो वहाँ भी क्या हुआ? डोमिनेटिव कैरेक्टर क्या हुआ? टॉल हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को कौन कवर कर रहा है? टॉल कैरेक्टर। ठीक है, अगर यहीं अपोजिट होता, सपोज फर्स्ट जनरेशन में भी हमें ड्रॉप प्लांट मिलते और सेकेंड जनरेशन में भी ड्रॉप मिलते, तो डोमिनेटिव कैरेक्टर क्या हो जाता? हमारा ड्रॉप हो जाता। तो फिनोटिपिक पे बेस्ड होता है डोमिनेंट होना या रेसेसिव होना, मतलब जो भी ज़्यादा नंबर में दिखेगा ट्रेट, हम उसको डोमिनेटिव बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप ब्लेंडिंग। मतलब किस पे बेस्ड है? कि जो दो फैक्टर्स हैं एक ही इंडिविजुअल में, मतलब जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों एक में प्रेजेंट हैं, तो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, बोथ द ट्रेट्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज नॉट सीन एट F1 स्टेज। मीन्स दोनों प्रेजेंट होंगे F1 में भी, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, और F2 में क्या होगा? वो ट्रेट खुद को शो कर देगा, भले ही कम पॉपुलेशन पे करे पर वो एक्सप्रेस करेगा। मिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि टॉल और ड्रॉप मिलके कोई इंटरमीडिएट बन गया। तो ये लॉ इसको बता रहा है कि दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और गैमेट क्या कैरी करेगा? सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कैरी करेगा, या तो टॉल बनेगा या शॉर्ट बनेगा। दिस इंश्योर द प्योरिटी ऑफ गैमेट, और यही चीज़ क्या श्योर करती है? प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये जो लॉ है एग्जाम में प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी पूछ सकते हैं कि विच लॉ डिफाइंस प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक ये क्रॉस गिवन है जिसमें हमारे दोनों लॉ कवर हो जाएंगे। पेरेंट जनरेशन, प्योर लाइन टॉल, प्योर लाइन ड्रॉप,
क्रॉस कराया, गैमेट हमारे पास ये आया, F1 जनरेशन आई जिसमें कि सारे कैसे थे, टॉल प्लांट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको पूरे को कवर कर लेता है। अब इसी टॉल प्लांट की सेल्फिंग कराई, यहाँ हमें 3:1 का रेशो मिला, ठीक है। तो यहाँ भी क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन सेग्रीगेशन कैसे हुआ, सेग्रीगेशन ऐसे हुआ, देखो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दोनों ट्रेड प्रेजेंट है, यहाँ पे लेकिन प्रेजेंट यहाँ पर भी है, बट शो क्या हो रहा है, शो सिर्फ एक हो रहा है। इन तीनों में टॉल शो हुआ और इसमें ड्रॉप शो हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों का मिक्स होकर कोई तीसरा ट्रेड बन गया। तो यही बात हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। अब ये तो बात थी हमारी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, जिसमें हमने अपने दोनों लॉज कवर किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और अपार्ट फ्रॉम दीज लॉ हमने क्या कवर किया, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो कि हमारे को अभी आगे काम आएंगी। लेकिन हर एक लॉ का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ भी हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के, डोमिनेटिव के, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया तो है उन्होंने कि इंडिविजुअल खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। अब एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स जो डोमिनेंस कैरेक्टर है, जो डोमिनेटिव कैरेक्टर है वो इनकम्प्लीट है। अभी हमने पीछे बात करी थी कि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स में, कुछ केसेस में देखा गया इंटरमीडिएट बन रहा है। तो उसको हमने किसकी कैटेगरी में रखा, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पहले डेफिनेशन देखेंगे, या कंडीशन वेयर नन of two contrasting gene is dominant and expression of the in a hybrid is intermediate or fine mixture of the expression of two factors, means दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, कोई एक मिक्स बीच का कोई एक कैरेक्टर बन जाएगा, इंटरमीडिएट कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल हमने लिया है डॉग फ्लावर, जिसे स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियम ये इसका स्पीशीज़ है। तो एग्जाम में अक्सर ये डॉग फ्लावर जो स्नैपड्रैगन है इसको लेकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिया हमने, स्नैपड्रैगन के 2 प्लांट लिए, ठीक है। फ्लावर कलर को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, एक था हमारा रेड और एक है हमारा वाइट, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, जब फर्स्ट जनरेशन आई तो रेड कलर और ये इसको हमने मिक्स कराया, क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे पिंक मिले, ना तो रेड मिला ना वाइट मिला, मतलब ना तो रेड खुद को एक्सप्रेस कर पाया ना वाइट खुद को एक्सप्रेस कर पाया और सारे के सारे हमें मिल गए पिंक। फिर हमने अगेन F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, तो हमें क्या मिला, एक प्लांट रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक वाइट मिला। तो फिर से कोई एक पर्टिकुलर डोमिनेटिव ट्रेट नहीं निकल पाया, यहाँ क्या बना, इंटरमीडिएट बना फ्लावर कलर का, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स क्या रीज़न है जो डोमिनेट होता है कोई कैरेक्टर, या क्या रीज़न है जो डोमिनेट ना होकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो शो करेगा। तो हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। ओके, तो बच्चों फिर अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस होना दैट मीन्स कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर ट्रेट का ज़्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहा है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एक ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरा हिडन रहता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस डिपेंड हैं, कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी ट्रेट ऐसे ही एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ये बात हमें अच्छे से पता है कि हर एक जीन कैरी करता है इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। हाइट हो गया, किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन है, हेयर टेक्सचर है, आई कलर है, बहुत सारी चीज़ें, राइट। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ जीन, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 कॉपीज़ या 2 सेट ऑफ जीन होते हैं जिन्हें हम एलिलोमॉर्फ या फिर एलेल्स बोलते हैं। एलेल्स में भी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल होंगे तो होमोजाइगस है और नॉन आइडेंटिकल होंगे तो वो कंडीशन होगी हमारी हेट्रोजाइगस,
जाइगस। इन नॉन आइडेंटिकल कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशंस of gene, one of them may be different due to some kind of mutation which modified the information that particular gene or allele contain. अगर नॉन आइडेंटिकल है मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो क्या होता है इसमें, वन ऑफ दैम मे बी डिफरेंट, ठीक है, दोनों में से एक अलग होगा। क्यों होगा? कोई म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। और म्यूटेशन होता क्या है? सडन चेंज होता है हमारे जीन सीक्वेंस में हो सकता है, ठीक, या जेनेटिक जो हमारा जीन्स है, ठीक है, जीन्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें हो सकता है चेंज, कुछ भी हो सकता है। तो सडन चेंज जो होगा उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझो कि सडन चेंज इन जीन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसे हम म्यूटेशन बोलेंगे। विच मॉडिफाइड द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर जीन और एलिल कंटेन। तो यही म्यूटेशन क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा उस इन्फॉर्मेशन को जो कोई जीन या एलिल कैरी कर रहा है, ठीक है। अभी मॉडिफाई हो गई, द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब यही जो मॉडिफाइड एलिल है जो किसकी वजह से मॉडिफाइड हुआ है, म्यूटेशन की वजह से। यहाँ पर अब 3 केस हो जाएंगे। देखो सबसे पहला क्या होगा, 3 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगी। द नॉर्मल स्लैश लेस एफिशिएंट एंजाइम, तो या तो वो एलिल नॉर्मल एंजाइम या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या कोई भी फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक, या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो हमारा जो जनरेशन बनेगी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगी, नीचे वाले दोनों केसेस में। अब आगे देखते हैं, मॉडिफाइड एलिल इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलिल, इट विल एबल टू प्रोड्यूस सेम फिनोटाइपिक ट्रेट। जो मॉडिफाइड एलिल है वो केस 1 में अगर वो नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, यहाँ केस 1 की बात हो रही है, तो क्या करेगा, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा अपने साथ वाले एलील का जैसा ही, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, रिसेसिव हो जाएगी, ठीक है। फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। सेकेंड और थर्ड में क्या होगा, फिनोटाइप जो है, फिजिकल कैरेक्टर्स जो है, जो हमें दिख सकते हैं, वो कैरेक्टर क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द अनमॉडिफाइड एलील रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप डोमिनेंट, मीन्स जो अनमॉडिफाइड है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो डोमिनेंट रहेगा, और जिसमें चेंज हुआ था वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, ठीक। और बाकी दोनों कंडीशंस क्या हैं, वो शो करेंगी हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। स्नैपड्रैगन शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो जो पिंक कलर हमें दिखाई दिया था, तो रेड और वाइट के जो दोनों एलिल थे उन्होंने कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करा, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ना रेड एक्सप्रेस कर पाया खुद को, ना वाइट एक्सप्रेस कर पाया खुद को, और जिसकी वजह से उनका एक इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, पिंक कलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस मतलब जब दोनों ही ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करें तो कोडोमिनेंट है ना, दोनों साथ में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम कोडोमिनेंट बोलेंगे। और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल इसका स्टडी किया जाता है वो हमारा ब्लड ग्रुप होता है। इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, जो F1 जनरेशन होगी दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी। In this type of dominance, the two alleles do not show dominant recessive relationship and are able to show themselves independently when present together. अब एक दूसरे को ना तो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेट भी नहीं कर रहे हैं, और रिसेसिव कंडीशन में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक हाइड हो गया तो दूसरा एक्सप्रेस हो गया, दोनों ही हाइड हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है जब ये दोनों साथ में होंगे तो इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे।
एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। हमारी बॉडी में आई जीन है जो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज हैज शुगर पॉलीमरेज, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है शुगर पॉलीमरेज, ठीक। जीन आई हैज 3 एलेल्स। नॉर्मली हमने 2 एलेल्स की बात करी थी कि पेयर में है, लेकिन यहाँ पर कितने एलेल्स हैं, 3, IA, IB और स्मॉल आई, ठीक है। Humans are diploid and have 2 of the 3 I gene alleles। अब क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड है, 2N है, ट्रिप्लॉयड तो है नहीं, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट होंगे, तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई भी 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक। IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। A और B क्या करते हैं, शुगर की डिफरेंट फॉर्म रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। IA क्या प्रोड्यूस करेगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजमाइल, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजमाइल ट्रांसफरेज। और B क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज। एन नहीं है, एन एसिटाइल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों शुगर इन्होंने प्रोड्यूस करी। अब बात करते हैं आई, स्मॉल आई। तो ये कोई भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। तो जिस वजह से क्या होता है, IA एंड IB डोमिनेट कर जाते हैं आई को, स्मॉल आई को। वही पीछे वाला केस कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो डोमिनेट कर जाएगा कौन, IA एंड IB किसको, आई को, स्मॉल आई को डोमिनेट कर जाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे एलिल फ्रॉम पेरेंट 1, यहाँ पर IA है, पेरेंट 2 के पास भी IA है, सेम शुगर दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, वहाँ पर A होगा, एंटीजन भी A होगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ थोड़ा केस अलग है, एक पेरेंट का IA है और दूसरे का IB। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप IA IB, एंटीजन AB और ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, ठीक है, क्योंकि A भी है और B भी है, दोनों ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया एक साथ, ठीक। अब यहाँ IA है, स्मॉल आई है, जीनोटाइप क्या बना, IA I, एंटीजन A, ठीक, और ब्लड ग्रुप A। आई क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये रेसेसिव कंडीशन में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब A और B दोनों साथ में होते हैं तो ये शो करते हैं हमारा कोडोमिनेंस, ठीक। और सेम यहाँ पर आ रहा है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो B का केस ये रहा, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो दोनों पेरेंट के पास अगर I है तो II एंटीजन कुछ नहीं होगा और ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O। तो O ब्लड ग्रुप हमारा जो ये रेसेसिव है II ये शो करता है, ठीक है। 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ठीक है, 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। और ABA ऑल्सो प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। अब उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, ये होता क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स फॉर अ जीन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। जब एक जीन के पास 2 से ज़्यादा एलिल प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, और ABO उसका क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब पैलियोट्रॉफी देखेंगे। पैलियोट्रॉफी क्या है, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इज पैलियोट्रॉफी, ठीक है। तो जब क्या होगा, कोई भी जीन मल्टीपल, जीन के पास क्या एबिलिटी है, मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट को रखने की एबिलिटी है, तो उसको हम पैलियोट्रॉफी बोलते हैं। Paleotrophy is due to the effect of gene on metabolic pathway which contribute towards the different phenotype। तो किसकी वजह से हो गई, जीन क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे जीन को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से वो पैलियोट्रॉफी में कंट्रीब्यूट करता है। और सिंपल हम एक कॉमन लैंग्वेज में इसको समझें, कॉमन सी एक 1 लाइन डेफिनेशन में अगर हम इसको देखें तो अ सिंगल जीन प्रोडक्ट
may produce more than one effect. जब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम बोलते हैं पैलियोट्रॉफी। अब एग्जाम्पल क्या है? फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया किसका एग्जाम्पल है? पैलियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है। इस डिजीज़ में बहुत सारे फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। अकर्स ड्यू टू द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम phenylalanine hydroxylase produce multiple phenotypic expressions। तो डिफेक्टिव एंजाइम क्रिएट होने लगता है, बॉडी में बन जाता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जेनेटिक भी है और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा एंजाइम? phenylalanine hydroxylase produce multiple phenotypic expression such as mental retardation, ठीक है, reduction of hair, skin pigmentation। ये तीनों चीज़ें एक साथ दिखती हैं और रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एक ही जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तीनों चीज़ों के लिए। तो एग्जाम्पल हो गया किसका? हमारा पैलियोट्रॉफी का, ठीक। In Drosophila, white eye mutation leads to depigmentation in many other parts of the body, giving a pleiotropic effect। तो यहाँ पर भी क्या है, जो वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, वही बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर डीपिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक जीन डिफरेंट टाइप के इफेक्ट कॉज कर रहा है, फिनोटिपिक स्पेशली, तो वो हमारा पैलियोट्रॉफी का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल गिवन है। ये एग्जाम्पल हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है। स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, ठीक है। 2 एलिल हैं उसके पास, गार्डन पी के पास, बी कैपिटल बी स्मॉल बी होमोजाइगस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च और राउंड शेप। हमें ध्यान रखना है जो कैपिटल बी है वो स्टार्च बहुत प्रोड्यूस कर रहा है और जो शेप है सीड की वो राउंड है, और जो स्मॉल बी है वो लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च शो कर रहा है और रिंकल्ड है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, सीड बना लेकिन कैसा? स्टार्च ग्रेन आर इंटरमीडिएट साइज कैसा हो गया? इंटरमीडिएट हो गया, ना तो रिंकल्ड हुआ ना वो राउंड हुआ, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है? ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इफ शेप इज कंसिडर्ड दैन बी इज डोमिनेंट एंड बी इज रिसेसिव। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है जो आपको पीछे डिस्कस करना था लेकिन वो पीछे मिस हो गया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। सिंपल स्टार्च ग्रेन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गार्डन पी जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कैपिटल बी है तो स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और राउंड है। स्मॉल बी है तो जो स्टार्च है वो नॉर्मल अमाउंट में है और साइज रिंकल्ड है। लेकिन जब उन दोनों का हेट्रोजाइगस बना तो सीड कैसा बना? इंटरमीडिएट, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल बी, ठीक है, इनको क्रॉस कराया, इंटरमीडिएट साइज ग्रेन बना, स्टार्च ग्रेन, और यहाँ पर हमें इस तरह का एक रेशो मिला। फिनोटिपिक क्या मिला? 1 लॉन्ग 2 इंटरमीडिएट 1 शॉर्ट। सेम यहाँ पर सेम जैसा हमें स्नैपड्रैगन वाले केस में मिला था। आप अगर वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है? डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। ऑटोनोमस फीचर नहीं है, जीन खुद से नहीं करता है, डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पे। इट डिपेंड्स अपॉन द जीन प्रोडक्ट पर्टिकुलर phenotype that we choose to examine when gene produce more than one phenotype, ठीक। और ये स्टार्च वाला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन द जीन प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन व्हेन जीन प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटाइप। तो कहीं कहीं इस एग्जाम्पल को पैलियोट्रॉपी में भी कंसीडर किया गया है। और तो ये हमारा जो टॉपिक था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन
तो इसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, को डोमिनेंस पढ़ा और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे।